अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद फिर से जाग उठी है, जो कि पाकिस्तान ने आज न्यूजीलैंड को 21 रन से शिकस्त दे दी। एक बहुत बड़ा मैच था, 400 रन का पाकिस्तान को हदफ मिला था, जो कि पाकिस्तान ने डीएल के मेथड के तहत 21 रन से ये मैच जीत लिया। बारिश ने मैच का मज़ा तो ज़रूर ख़राब किया, लेकिन पाकिस्तान के लिए ज़रा एक आसानी होगी कि मैच पाकिस्तान ने बआसानी जीत लिया है। फ़खर जमान ने बहुत ही जारहाना और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, अपनी तारीखी इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने भी साथ उनका भरपूर साथ दिया, लेकिन बॉलर्स के साथ जो हुआ वो डिस्कस करने वाला है। और आगे पाकिस्तान के चांसेस अब क्या हैं, पाकिस्तान का जो आखिरी मैच रह गया है इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान को क्या करना होगा, क्या पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स हैं, और अगर न्यूजीलैंड और श्रीलंका वाले मैच के हवाले से पाकिस्तान को क्या सूट करेगा, ये सब को डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर और साबिक टेस्ट डायरेक्टर मोहम्मद वसीम ने। बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आपने ज्वाइन किया। ये तो बताएं सबसे पहले कि आज बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ और बड़ा तारीखी मैच हुआ। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं। क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में वसीम भाई? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज तो मैं कहूँगा कि कुदरत का निज़ाम ऐसा चला है, और जो उम्मीदें इस मैच से पहले काफ़ी मदम लग रही थी, बल्कि मैच से पहले क्या, जब हाफ टाइम हुआ 400 रन का हदफ बना तो काफ़ी उम्मीदें आप कहते हैं गिर गई थी। हमें भी लग रहा था यार बहुत मुश्किल हो गया यहाँ पे, लेकिन फ़खर जमान वंस अगेन ही हैज़ प्रूवन कि जो पाकिस्तान की तरफ से कोई काम नहीं कर सकता, कोई इम्पॉसिबल चीज़ जब होती है वो एक ही बंदा कर सकता है, और वो है फ़खर जमान। और जस्ट इमेजिन कि उसके ऊपर प्रेशर कितना होगा। आप भी ये बात मानेंगे, मैं भी ये बात मानता हूँ, पूरा पाकिस्तान ये बात जानता है और फ़खर को भी पता है, तो कितना प्रेशर उस बंदे के ऊपर होगा कि सारी उम्मीदें मेरे पे ही हैं, पूरा मुल्क मेरी तरफ देख रहा है, पूरी कौम मेरी तरफ देख रही है, और उसके बाद इस तरह की परफॉर्मेंस डिलीवर करना, आई थिंक हैट्स ऑफ टू फ़खर जमान, जिस तरीके से उसने आज बैटिंग की है। वैसे आपको भी काफ़ी क्रेडिट जाता है इस वाले से, आपके एनालिसिस को क्रेडिट जाता है बड़ा। मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट करूंगा कि आप बार बार कहते रहे, जब फ़खर जमान को ड्रॉप भी किया था, बाद में उनकी सेहत भी खराब हो गई थी, लेकिन शुरू में जब उन्हें ड्रॉप किया गया था तो आप कंसिस्टेंटली कहते रहे कि इमाम की जगह हमें फ़खर को टीम में डालना चाहिए, और फ़खर को टीम में डाला तो 2 मैचेस के अंदर फ़खर ने कमाल कर दिया। देखिए, बिल्कुल एक जो एनर्जी की कमी नजर आ रही थी, एक सेल्फ बिलीव की जो टीम के अंदर कमी नजर आ रही थी, सिर्फ 2 प्लेयर्स के आने से, एक फ़खर, एक मोहम्मद वसीम जूनियर बॉलिंग में, जो कि आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है। दोनों को बेंच पे क्यों बिठाया गया, किसने बिठाया, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। कुछ मैचेस में ठीक है वो अनफिट था फ़खर, लेकिन फ़खर आखिरी 2 मैचेस में अवेलेबल था। अगर वो 40-45 ओवर फील्डिंग कर रहा था साउथ अफ्रीका के मैच में, तो उसको खिलाया क्यों नहीं गया, ये एक मुअम्मा रहेगा। बट अल्लाह करे पाकिस्तान आगे सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन ऐसी चीजें मतलब नहीं होनी चाहिए। नोइंग कि आपके पास एक ही मैच विनर है, एक ही ऐसा बंदा है कि जो इस तरह की क्रिकेट खेल सकता है जिस तरह की वर्ल्ड कप के अंदर रिक्वायरमेंट है। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू फ़खर जमान, और साथ में मोहम्मद वसीम के एक बंदा बाहर से आता है, मतलब स्क्वाड के अंदर, और वो सीधा टीम के अंदर आता है, और वसीम आपका जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है। 1-2 बुरे स्पेल्स के बाद उसको बेंच किया गया, पर एनीवेज ये तो पीछे की बातें हैं। और आई थिंक आज का दिन ऐसा है कि हमें सिर्फ सेलिब्रेट करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए इस मोमेंट को, और दुआ करनी चाहिए। अपनी फतह के अंदर भी वसीम भाई जो है अपनी गलतियां ढूंढनी चाहिए, फतह के अंदर भी अपनी गलतियां ढूंढनी चाहिए, ताकि अगले मैच के अंदर आप उन्हें रिपीट ना करें। अच्छी टीमें जो है वो एनालाइज करती है कि हमसे क्या गलत हो सकता था आज के मैच में, और गलत हुआ भी। जो हमने एक तो टॉस जीत के पहले इस तरह के विकेट के ऊपर बैटिंग का फैसला क्या ठीक था, और दूसरा मुझे ये भी बता दें कि शाहीन अफरीदी को क्या हो गया है। 10 ओवर्स में 90 रन पड़े आज शाहीन अफरीदी को, और विकेट भी कोई नहीं ले सके। क्या हो गया शाहीन अफरीदी को? बड़ी उम्मीदें हम उनसे लगाए बैठे वर्ल्ड कप के अंदर। देखिए, जहाँ तक टॉस वाली बात है, ओबियसली लग रहा था कि पिच तो बहुत साजगार है बैटिंग के लिए, छोटी बाउंड्रीज हैं, शॉर्ट बाउंड्रीज हैं, लेकिन आखिर में जब डीएल आया, बारिश हुई, तो फिर वो जो डिसीजन था इट मेड सेंस कि यार ठीक है, बाद में आप मैच कर सकते हैं। तो आई थिंक वो फैसला तो बाद में सही साबित आप कह सकते हैं हुआ है। जहाँ तक आप गलतियों की बात कर रहे हैं, 400 रन करके आप रोज मैच नहीं जीतेंगे, ये तो एक तय बात है। फ़खर जमान हर रोज ऐसी इनिंग्स नहीं खेलेगा, तो अल्लाह करे अगला मैच हमारा अच्छा जाए, हम सेमीफाइनल्स में जाएं। लेकिन अगर हम इस तरह की बॉलिंग और इस तरह की प्लानिंग हमने बॉलिंग फील्डिंग के दौरान की, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आगे हमें टीमें इस तरह मैचेस जीतने देंगी। तो वो एरिया तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट वाला है। जहाँ तक बात है शाहीन की, आई थॉट कि ही स्टार्टेड ऑफ वेल, शुरू में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, थोड़ा प्रेशर बना था पहले 5 ओवर्स में उनके बैट्समैनों के ऊपर,
तो आई थिंक जो टीम कॉम्बिनेशन था उस पे मुझे पहले भी रिजर्वेशन थी, पिछले मैच के अंदर भी हम वो मैच भी जीते थे, आज भी हम मैच जीते हैं, लेकिन 4 रेगुलर बॉलर्स के साथ अगले मैचेस के जाना आई थिंक फिर मैं कहूंगा कि एक सही फैसला नहीं होगा। हमें 5 पूरे बॉलर्स खिलाने होंगे, क्योंकि इससे फिर इफेक्ट आता है आपके जो मेन बॉलर्स हैं उनके ऊपर भी। शाहीन स्ट्रगल थोड़ी सी वो कर रहा था नया बॉलर से, लेकिन बाद में हमने देखा कि थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आ रही थी उसको। बट अगेन आई थिंक जिस तरह का पिच था, जिस तरह का प्रेशर एक बना हुआ था, तो एक आध मैच जिस तरह का चला जाए इतनी वरी की बात नहीं है, एज लॉन्ग कि हम ये दोबारा मिस्टेक्स रिपीट ना करें। वसीम भाई, आप हमारे फाइनल में जाने का सिनेरियो जरा बताइएगा, सॉरी सेमीफाइनल में जाने का सिनेरियो जरा हमें बताइएगा कि अब रन रेट जो है, नेट रन रेट आज के मैच के बाद न्यूजीलैंड की है 0.40, जबकि पाकिस्तान की है 0.04। अब अगला मैच जो है न्यूजीलैंड का है श्रीलंका के साथ, उस मैच में भी बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। ताहम पाकिस्तान का अगला मैच जो है वो है इंग्लैंड के खिलाफ। तो क्या हमें किस तरह का हमें यानी कि सिनेरियो आप क्या बिल्ड कर रहे हैं पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के हवाले से? देखिए, 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास में। तो एक तो अगर बारिश हो जाती है श्रीलंका न्यूजीलैंड के मैच में, आसानी हो जाएगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान अगला मैच जीत के पॉइंट्स के ऊपर ही आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर श्रीलंका का मैच होता है न्यूजीलैंड से, आइडियल सिनारियो में श्रीलंका जीत जाए तो पाकिस्तान की राह हमवार हो जाती है। लेकिन अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो ये पाकिस्तान का सेकंड लास्ट मैच है वर्ल्ड कप का, और ये जो मैच है न्यूजीलैंड और श्रीलंका ये पहले होगा। तो वो नेट रेट का सिनारियो हमारे सामने होगा कि हमने कितने ओवर्स में चेज करना है या कितने रन से हमने मैच जीतना है। तो ये तो अच्छी एक चीज़ है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा हमें फोकस इंग्लैंड के मैच के ऊपर भी करना होगा। इंग्लैंड की टीम को हमने हराना है, लेकिन उसमें अब अच्छी बात यही है कि हमारे सामने सिनारियो होगा कितने रन से रहना है, 80 रन से रहना है, 70 रन से रहना है, 45 ओवर में मैच जीतना है, 40 में जीतना है। तो ये एक प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। तो आई थिंक बारिश अगर होती है तो उसका फायदा पाकिस्तान को होगा, अगर नहीं भी होती है तो आई थिंक एटलीस्ट हमारे पास एक क्लियर पिक्चर होगी जी कि हम ये हम करेंगे तो हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान दे विल मैनेज इनटू द सेमीज। और अगर श्रीलंका से न्यूजीलैंड जीत जाता है उस सिनेरियो में हमें इंग्लैंड को बड़े मार्जिन से मैच हराना होगा। और वैसे अफगानिस्तान को भी हम बाय द वे नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो भी पॉइंट टेबल के ऊपर हमसे अभी तक आ गई है। देखिए, अफगानिस्तान का तो ये है कि वो दोनों मैच उनको जीतने होंगे, क्योंकि नेट रन रेट कवर करना इम्पॉसिबल उनके लिए। जो बात हो रही थी इंग्लैंड वाले मैच की हमारी वसीम भाई, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हमारा होगा, क्योंकि इंग्लैंड वाले मैच के अंदर पाकिस्तान को जो है नेट रन रेट पर अगर ये मैच जाता है, ज़ाहिर हमें उस सिनेरियो को भी देखना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान का मैच जो है उससे पहले ही शायद श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच होकर सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को अपना इंग्लैंड के खिलाफ मैच जो है वो भारी मार्जिन से जीतना होगा, ताकि पाकिस्तान के आगे जाने के वाले से, सेमीफाइनल में जाने के वाले से इम्कानात रोशन हो जाए। आज के मैच की जहाँ तक बात हुई, मोहम्मद वसीम का भी ये कहना है कि 2 बड़े प्लेयर जो कि मैच विनर साबित हो रहे हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर और फ़खर जमान, दोनों को बेंच पे बिठाना 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये फैसला किसने किया, कैसे किया, किस बेसिस पे किया, जिसका पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और अब यही 2 बॉलर्स, यही 2 प्लेयर जब बेंच से अब वो टीम के अंदर शामिल हुए हैं तो वो पाकिस्तान टीम को मैच जिता रहे हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान आगे इंग्लैंड के खिलाफ भारी मार्जिन से मैच जीत के सेमीफाइनल में अपनी स्लॉट पक्की करेगा। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चैलेंजेस के हवाले से। मुल्क में इंतखाबात की तारीख के ऐलान के साथ ही सियासी जमातों में इंतखाबी मुहिम चलाने का माहौल बन गया है। जहां आने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत साजी से मुतअद्दिद पेशगोइयां हो रही हैं, वहां तहरीक-ए-इंसाफ के मुस्तकबिल से मुताल्लिक भी मुतअद्दिद सवालात अभी भी खड़े हैं। तहरीक-ए-इंसाफ को बज़ाहिर 2 धारी तलवार जैसी सूरत हाल का सामना है। जहां पार्टी का सियासी नातका बंद किया जा चुका है, वहां पार्टी रहनुमाओं को बेशबहा कानूनी मुश्किलात का सामना भी है। अहम बात यह है कि जिस रोज मुल्क में इलेक्शन की तारीख सामने आई, उसी रोज उस जमात के सीनियर रहनुमा और पॉलिटिकल पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी के सरबराह असद कैसर को गिरफ्तार कर लिया गया और आज उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। असद कैसर की गिरफ्तारी मानी खेज के साथ हैरान कुन भी है, बिलखुसूस जब उनकी जानिब से मुफाहमती मौक़िफ़ को तहरीक-ए-इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड लेने की कोशिशों के तौर पर गर्दाना जा रहा था। असद कैसर की अली मोहम्मद खान के साथ मौलाना फजल रहमान से मुलाकात को सियासी पंडित इसी इम्कान से ताबीर कर रहे थे। तहम असद कैसर की करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तारी तहरीक-ए-इंसाफ के लिए सियासी लेवल प्लेइंग फील्ड के ख्वाब और उम्मीद को चकनाचूर करती दिखाई दे रही है। पीटीआई के मौजूदा रहनुमाओं को कानूनी घेराव का सामना है, तो वहां साबका रहनुमाओं के इम्तहान भी खत्म नहीं हो रहे, जिसकी झलक आज उस वक्त दिखी जब साबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को
तीसरी बार गिरफ्तार किया गया। रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी के मुताबिक फवाद चौधरी को उनके घर इस्लामाबाद वाले घर से नाश्ता करते हुए कुछ बावर्दी एहलकारों ने सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों के हमरा अगवा कर लिया। अब से कुछ देर पहले ही सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक फवाद चौधरी को थाना पारा में दर्ज FIR के तहत गिरफ्तार किया गया। जराये से सामने आने वाली तफसीलात में बताया गया है कि फवाद चौधरी के खिलाफ थाना पारा में 20 अगस्त को मुकदमा दर्ज था। उन पर PTI की रैली निकालने और सड़कें ब्लॉक करने का इल्जाम है। एक तरफ PTI के मौजूदा और साबका रहनुमाओं को नई मुश्किलात का सामना है, वहां पार्टी चेयरमैन की पुरानी मुश्किलात से जान खुलासी के लिए नए कानूनी रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक दरखास्त गुज़िश्ता रोज ही सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बादत गिरफ्तारी जमानत की इस्तदा कर दी है। PTI चेयरमैन ने दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई है कि वो अदालत की तसल्ली के लिए माकूल जमानत देने को तैयार हैं। एडवोकेट सलमान सफदर की जानिब से दायर की गई ताज़ा दरखास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट का ये मौक़िफ़ का ये वाज़ेह और तयशुदा असूल है कि जमानत को सजा के तौर पर नहीं रोका जाना चाहिए। इससे कबल 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की बाद गिरफ्तारी जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने नायब तरामीम केस में भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अदालत में पेश होने का मौका फराहम कर दिया है। नायब तरामीम केस की 31 अक्टूबर की समाअत का तहरीर हुक्मनामा जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ नायब तरामीम में मरकजी दरखास्त गुजार हैं। अदालत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करती है। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि हुक्म की नकल अडयाला जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पहुंचाई जाए। केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फैसले से मशरूत है। अगर तहरीक इंसाफ को कानूनी महाज पर चैलेंजेस दरपेश हैं, वहाँ सियासी तौर पर भी तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात है और इन मुश्किलात के मदावे के लिए भी अदालती दरवाजों पर दस्तक दी जा रही है। ऐसे ही एक फैसला आज सामने आया जब पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन मुहिम और जलसों के लिए दायर दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानून के तहत जलसों की इजाजत है और अपना कानूनी हक इस्तेमाल करके इंतखाबी मुहिम चला सकती है। किसी एक सियासी जमात को उसके हक से दूर नहीं किया जा सकता। PTI की सियासी और कानूनी मुश्किलात पर तफसीली गुफ्तगू करेगा। मैं ज्वाइन किया है वकील तहरीक इंसाफ और पार्टी रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि असद कैसर साहब की जो गिरफ्तारी है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा ये ब्लो था, कितना बड़ा धचका था, चूँकि असद कैसर जो है वो सियासी कमेटी के सरबराह होने के साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन में स्पेस लेने के लिए जो मुफाहमती प्रोसेस जो तहरीक इंसाफ का जारी था उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे थे। वो राब्ताकारी में बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे थे। उनकी गिरफ्तारी कितना बड़ा धचका तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड लेने की आपकी जो कोशिश थी उसमें? थैंक यू समर साहब, ये धचका भी है, सरप्राइज भी है। हम तो ये समझ रहे थे कि जिन लीडरान साहिबान के खिलाफ केसेस थे और वो सारे अदालतों में जा चुके थे, ये हर मरतबा हर केस में जो KPK के मौजूदा FIR जिसमें कहा जा रहा है कि उसमें गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार कैसे किया कि कल घर में आ गए, कल गिरफ्तार किया। हम ये समझ रहे थे आज अदालत में पेश करेंगे, राहदारी रिमांड ले लेंगे और ये हैंड ओवर करेंगे KP पुलिस को और KP पुलिस को देंगे जो वहाँ एंटी करप्शन है वो कह रही है कि हमने गिरफ्तार करना है। अब आज भी वहाँ एंटी करप्शन की पुलिस आई नहीं थी और अदालत ने उनको 7 दिन के लिए जेल भेज दिया कि 7 दिन में KPK की पुलिस और एंटी करप्शन अपनी कार्रवाई पूरी करे और मुलजिम को अडियाला जेल से ले जाए। ऐसे तो बहुत कम हो जाता है, इसलिए हमारे लिए अफसोस और एक धचका ही है। उसकी रीज़न यही है कि हम तो ये समझ रहे कि जिन लीडरान साहिबान के खिलाफ केसेस है वो मंतकी अंजाम तक ऑलरेडी पहुंच चुके थे। जो केस हमारे जहन में लेके आए थे और हम अदालतों में जा चुके थे कि हमें बताया जाए कितने केसेस है हमारे खिलाफ, ताकि हम अपने फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए अदालतों से रुजू करें और बेल ले लें। ये वो केस है जिसमें 2 इस किस्म के और केसेस थे जो बेल पर है ऑलरेडी असद कैसर साहब। अब ये वक़ुआ जो वो बता रहे हैं कि वाक़ई हुआ है और ये करप्शन हुई है 2017 की है और कंप्लेंट हुई है 2020 की और इसमें पर्चा दर्ज हो रहा है 2 नवंबर 2023 को। तो ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, नथिंग मोर। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि एक तो ज़ाहिर आपका जो एक मुफाहमती अमल जारी था तहरीक इंसाफ की जानिब से, राब्ते वगैरह जो हो रहे थे, मुलाकातें हो रही थी, उसमें भी उनका बड़ा एक कलीदी रोल था। उसमें भी शायद आपको धचका लगे, चूँकि आगे लेवल प्लेइंग फील्ड लेने के लिए, इलेक्शन में स्पेस लेने के लिए असद कैसर साहब का बड़ा रोल था। दूसरा, शुएब शाहीन साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि परवेज़ खटक साहब की ख्वाहिश पर असद कैसर साहब को हिरासत में लिया गया है। ऐसे कोई शवाहिद है आपके पास या जस्ट एक ये सियासी बयान से कहा जा सकता है?
नहीं, देखो जहाँ तक असद कैसर साहब का ताल्लुक है तो बहुत बड़ा कलीदी किरदार है और वो वाक़ई मीटिंग करते रहते थे और उनकी ख्वाहिश भी यही थी। लेकिन जो मुलाकात जिसकी तरफ शायद आप रेफ़र कर रहे हैं मौलाना साहब के साथ, वो तो सिर्फ़ एक फ़ातिहा के लिए थी। लेकिन जहाँ तक आज उन्होंने शेख शाहीन साहब ने जिसका ज़िक्र किया, ये एक ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है, ऐसे कोई इल्ज़ाम नहीं है फ़िलहाल। लेकिन ये ज़रूर है कि असद कैसर साहब केपीके में बड़े एक्टिव थे और अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, जो हर लीडर को करना चाहिए। वो नौशहरा कई मरतबा गए थे और वहाँ बड़े सारे अच्छे उम्मीदवार हैं जो हमें ज्वाइन करना चाह रहे थे पीपल्स पार्टी से और एएनपी से, जिसके लिए शायद उनको नागवार गुजर रही है। तो हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पे उनको रोकने के लिए और इसके प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि असद कैसर साहब ने ऐलान किया था कि बहुत जल्द उस फैमिली को हम ज्वाइन कराएंगे कि पीटीआई में। तो ये हो सकता है कि मुखालिफिन की इस्तदा भी हुई हो, क्योंकि ये अगर एफआईआर है और वकूआ है तो इस वकूए और एफआईआर में तो महमूद खान भी एक्यूज्ड है और इसमें परवेज खटक साहब भी एक्यूज है, जिसको दोनों को प्रोटोकॉल मिल रहा है और असद कैसर साहब गिरफ्तार होकर अडियाला जेल बंद है। अच्छा, ये बताएं कि आज आपका ये गिला तो दूर हो गया कि जो लोग ड्राई क्लीन होकर निकल जाते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल जाते हैं, उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होती, वो तो मुबर्रा हो जाते हैं तमाम तर कार्रवाइयों से। तो फवाद चौधरी की जो आज की गिरफ्तारी है वो शायद आपका ये शिकवा दूर कर दे, क्योंकि वो तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो भी एक तहरीक इंसाफ के दौर में ही उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट की पादाश में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वो हम अपने लिहाज से कह रहे हैं। देखिए, हम तो नहीं समझते कि किसी की भी गैर कानूनी गैर आईनी तौर पर गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर फवाद चौधरी साहब के खिलाफ अगर कोई केस नहीं था, उनको गिरफ्तार किया, वो भी बड़ा गलत है। मुझे जो याद पड़ता है, ये तो खुद हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट में रिक्वेस्ट की हुई थी, आईजी आए थे और आईजी साहब ने जितने भी एफआईआर इस्लामाबाद में उसके खिलाफ दर्ज थी उनकी एक लिस्ट वहां प्रोवाइड कर दी थी। ये मई की बात है और उसमें वो बेल पर थे। तो उसके बाद आज कैसे ऐसे केस में गिरफ्तारी हुई? लेकिन उनकी अपनी जगह, मुझे इसकी ज्यादा डिटेल का नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि किसी की भी ऐसी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। और खासकर अब जो इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ और इलेक्शन कमीशन ने हमें एक बावर करवाया था, 10 तारीख को जब हमारी मीटिंग हुई थी इलेक्शन कमीशन को और कोड ऑफ कंडक्ट पे बात हुई थी, कोड ऑफ कंडक्ट सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने तय कर लिया था और जब रिजॉल्व हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे और शिकायतें नहीं होगी। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इन चीजों को रोक ले। अच्छा, मुझे ये बताएं जनाब के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नैब तरामीम में चूँकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ उसमें मरकजी दरख्वास्त गुजार हैं, तो आज उन्होंने उन्हें नुमाइंदगी का मौका दिया है। उन्होंने कहा है कि अगली समाअत जब भी इसकी होती है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के फैसले से मशरूत है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि मरकजी दरख्वास्त गुजार होने की हैसियत से वो भी उनको नुमाइंदगी का हक दे रहे हैं। तो क्या वो पेश होंगे फिर सुप्रीम कोर्ट में आके काजी फाइज साहब की अदालत में, या वकील का? देखिए, वो एक पिटीशन थी जिसमें हमने नैब कवानीन चैलेंज कर दी थी और वो आर्टिकल 184 में है, तो ऑब्वियसली अब अपील प्रोवाइडेड है और वो अपील की रेमेडी अवेल की गई है। तो यस, ये एक तरीका कार है कि रिस्पोंडेंट को फिर नोटिस जाएगा, जिसका वो पिटिशनर थे अब वो रिस्पोंडेंट हो गए। ऑब्वियसली हम दिफा करेंगे, जरूर दिफा करेंगे, बिकॉज खान साहब का यही मौके पर रहा है कि जो तरामीम की गई थी नैब में वो गैर आईनी गैर कानूनी थी और ये सुप्रीम कोर्ट की जवाबदीदी कि वो किस तरीके से लेंगे। लेकिन जहां तक उनकी आने की वो है, इंशाल्लाह ताला हम इस कानून की के लिए इस पिटीशन में आएंगे। वो खुद जाके पेश होंगे? नहीं, इसमें खुद जाके पेश नहीं होना होता है किसी भी पिटिशनर में। इवन पिटीशन के स्टेज पे वे नहीं पेश हुए थे। ये फॉर्मेलिटी है, नुमाइंदगी होगी। अच्छा, मुझे ये भी बता दें कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि फरवरी में 8 फरवरी को जो इंतखाबात की तारीख सामने आई है, इस पर अब आपका सदर आरिफ अलवी साहब से शिकवा तो दूर हो गया ना कि वो कुछ कर नहीं रहे थे, इलेक्शन की तारीख देने के वाले से कोई रोल प्ले नहीं कर रहे थे। अब उनको तारीख दे दी और 8 फरवरी की जो तारीख मुकर्रर हुई है उस पर आप लोग जो है राजी हैं और सदर साहब के ऊपर भी अब आपके शिकवे दूर हो गए सारे। देखिए, इलेक्शन के हमें ये तीसरी मरतबा सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया था। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर कर दिया तो 90 डेज में इलेक्शन नहीं हो सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बेयरेस्ट मिनिमम पीरियड में आप कर रहे हैं। तो अभी उसकी सारी पॉलिटिकल पार्टी और हम भी खुश है कि एक डेट तो आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी है कि आप कोई अबहाम भी क्रिएट ना करे और ये कि ये पत्थर की लकीर है, पत्थर पे लकीर है, तो ये अब इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। जहां तक सदर का ताल्लुक है, देखे दोनों की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन थी, सदर को डेट देने चाहिए थे। बिल्कुल, ये कोई जवाब नहीं है कि अगर सदर पहले ये कहे मैं एक मरतबा डेट दे चुका था, दोबारा डेट देने की जरूरत क्यों है? हर मरतबा डेट देनी चाहिए थी। लेकिन एनीवे देर वैसे नून लीग उनसे इस्तीफा मांग रही है, तहरीक इंसाफ तो नाराज है या खान साहब भी नाराज है, लेकिन नून लीग का जिसाक डार साहब ने कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।
तो आप भी इस मुतालबे में उनका साथ देंगे? नून हर चीज को मुतनाज़ बना रही है। देखिए, इस मरतबा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई, न किसी ने बेंच पे क्वेश्चन उठाया, न किसी ने मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन उठाया। लास्ट टाइम जब भी हम जाते थे सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने जितनी रुकावटें हाल कर दी, तो ये कभी सुप्रीम कोर्ट में ऐसी रुकावटें किसी ने हाल नहीं की। पहले ये कि पिटीशन मेंटेनेबल है, फुल कोर्ट बने, फुल कोर्ट में भी से कोई जजेस कम हो, पहले ये उठा रहे, फिर पार्लियामान को इस्तेमाल किया अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट और पॉलिटिकल फोर्सेस को भी लाके सुप्रीम कोर्ट के गेट के सामने धरना भी दिया और एहतजाज भी किया ताकि प्रोसेस आगे ना बढ़े। तो जितना पीडीएम ने इसकी कोशिश की और इस रास्ते में रुकावट हुई, क्योंकि वो 25 करोड़ अवाम को अपने मुंतखब नुमाइंदे और इलेक्शन का जो आईनी हक है वो रिफ्यूज करना चाह रहे थे। अच्छा, बैरिस्टर गौर साहब, शायद लगता है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को 9 मई की तरह अब 4 नवंबर की भी शायद मजम्मत करनी पड़े। 4 मई के मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मियाँ वाली पे एक अटैक हुआ, मियाँ वाली बेस के ऊपर, बहुत सारे तहरीक इंसाफ से जुड़े ट्विटर अकाउंट्स हैं जिन लोगों ने उस पर इस तरह के मुतनाज़ा ट्वीट्स किए कि जैसे वो जिस तरह के ट्वीट्स भारत से हो रहे थे उसी तरह के ट्वीट्स पाकिस्तान के अंदर से भी हो रहे थे, और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में जिस तरह के बयानात आ रहे थे। तो सीखा नहीं लगता है तहरीक इंसाफ के लोगों ने कि 9 मई को क्या हुआ था। अब दोबारा से उन्होंने इस तरह के मुतनाज़ा ट्वीट्स किए, वो नहीं करने चाहिए थे, लेकिन उस पर वो लगता है कि दोबारा फिर जो है वो किसी किस्म के रगड़े में आ सकते हैं। नहीं, मुझे ज्यादा डिटेल का नहीं पता कि किस ने ऐसा किया, लेकिन पीटीआई ने या उसकी लीडरशिप ने या जो पीटीआई की ऑफिशियल अकाउंट्स है, चाहे कोई भी, उसमें कोई मेरे इल्म के मुताबिक तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मुतनाज़ा किस्म की ट्वीट की है। दूसरी बात है कि ट्वीट जो भी करते हैं वो आईन और कानून के मुताबिक हमारा एक राइट है। अगर हम एहतजाज करना चाहते हैं तो एहतजाज तो एक राइट है, अगर वो करते हैं और उसकी आचार ऑब्वियसली किसी भी इदारे की तस्दीक नहीं होनी चाहिए और किसी भी इदारे बशमूल इस तरह के ट्वीट्स थे जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ थे। मुल्क के ऊपर अटैक हो रहा है, पहले भी हमने दहशतगर्दी के नासूर पे काबू पाया, लड़के काबू पाया, और मियाँ वाली के अंदर भी हमारे जवानों ने बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया कि 9 के 9 दहशतगर्दों को जो है वासर जहन्नम कर दिया। और जिस तरह के ट्वीट्स हुए वो बड़े डेरोगेटरी थे हमारे इदारों के खिलाफ। देखें समर साहब, मेरे इल्म में नहीं है कि किस किस्म के ट्वीट से और किस ने ट्वीट किया और किस किस्म के डेरोगेट से नहीं। पीटीआई, मैं और हम कोई भी हमारी कोर कमेटी और पीटीआई का कोई भी नुमाइंदा कोई किसी किस्म की जो ट्वीट है इस किस्म की डेरोगेटरी ट्वीट की हम सपोर्ट नहीं करते, और कोई भी डेरोगेटरी स्टेटमेंट उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। फिर जिन लोगों ने किया उनसे लाताल्लुकी और उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। देखिए, मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है। दिस आई जस्ट केम टू न्यू थ्रू यू, तो मैंने नहीं देखा कि कौन कौन है। अदरवाइज देखो ना, एक तो एक इंडिविजुअल फेल होगा कि किसने किया है, लेकिन पीटीआई ने मुनज़्ज़म तरीके से, अदरवाइज पीटीआई की तरफ से, किसी तर्जुमान की तरफ से, किसी कोर कमेटी की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है, नहीं है मेरे इल्म में। अच्छा, ये बताएं मुझे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानत का मामला भी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप चूंकि ले जा चुके हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको वहां से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बेल के वाले से? क्योंकि बेल हो भी जाती है वहां से 2-3 केसेस और तैयार है नैब के। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीदें हम वाबस्ता कर चुके हैं, और चीफ जस्टिस का बड़ा इम्तिहान है कि वो सर्कमस्टांसेस को देखे कि क्या एक तो ट्रायल जेल में हो सकता है, और जहां तक बेल का ताल्लुक है तो ऑब्वियसली बेल तो मिलने चाहिए। साइफर की कोई भी केस है और उसमें क्रिमिनल केस है, अगर आपने ट्रायल चलाना है तो अक्यूज इनोसेंट होता है अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि जो कानून मुरवज कानून और रसूल है बेल के, उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला बेल मिल जाएगी। अच्छा, ये मुझे ज़रा बताइएगा, चूँकि आप तहरीक इंसाफ की जो है वोकला टीम को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, कोर कमेटी को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, और आप स्पोक्स पर्सन भी हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लीगल मैटर्स के ऊपर भी। तो ये बताएं मुझे कि ये जो पिछले हफ्ते किया तहरीक इंसाफ के कुछ वोकला की जाने से किया गया, बाहर आते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कहा गया जी कि खान साहब को 2 मरतबा ज़हर दी जा चुकी है। खान साहब ने सारे वकीलों को बिठा के कहा है। अगले ही दिन उस बयान के ऊपर यू टर्न लिया गया, जी हमें सुनने में गलती हुई थी, उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा था खदशे का इजहार किया था। ये क्या माजरा था? क्यों इस इतने इंतहाई सेंसिटिव मैटर को इतना बुरी तरह से पोलिटिसाइज किया गया और फिर बाद में उस पर यू टर्न भी लिया गया? नहीं, ये सेंसिटिव मैटर जरूर है, और खान साहब ने खदशे का इजहार कर दिया था कि अटैक हो सकता है, क्योंकि मेरे लाइफ पे 2 अटैक ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन खान साहब ने ये नहीं कहा था कि मुझे जहर दी जा रही है। बीइंग पॉइजन का लफ्ज उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया था, तो इसलिए इसकी तशरीह करना जरूरी थी। जो उसने ये स्टेटमेंट दे दी थी, उसने कहा कि मुझे समझने में और उसमें गलती हुई थी। और द नेक्स्ट डे जब खान साहब के साथ उनकी डॉक्टर की मुलाकात हुई, तो डॉक्टर फैसल साहब जब बाहर आ गए हैं, तो उन्होंने उसकी पूरी तफसील दे दी और वो क्लैरिफिकेशन हो चुकी है।
तो इस तरह के लोगों को जो है आप अपनी नुमाइंदगी से रोकेंगे आइंदा क्या, कि वो तहरीक इंसाफ की जो है वो तर्जुमानी ना किया करें जो आके गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं? ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। सबको ये इंस्ट्रक्शन दी जा चुकी है कि जो भी खान साहब के साथ मिले उनकी जाती और मामलात पे कोई भी स्टेटमेंट ना लें। जब अगर देनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट आने चाहिए थ्रू दी तर्जुमान, और न कि वो खुद जाके स्टेटमेंट दे या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। यानी ये इस वाक़े के बाद अब आपने कोई SOP बना लिया है कि सिर्फ स्पोक्सपर्सन पहले भी थी लेकिन अभी मोर इन्फोर्स कर दिया है जी, इन्फोर्स कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मिलता है वो डायरेक्टली आके बयान नहीं दे सकेगा, बल्कि तहरीक इंसाफ के तर्जुमान जो है पार्टी का मौक़िफ़ सामने आया करेगा। इसी पे इस सेगमेंट को वाइंड अप करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर गौर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में और बात करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। आज पिछले 24 घंटों के दौरान 2 बड़े वाक़यात हुए दहशतगर्दी के। इन वाक़यात के मुहर्रिकात क्या है, डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। मुल्क में नवंबर का आगाज ही दहशतगर्दी के लिहाज से सितमगर साबित हो रहा है। गुज़िश्ता 4 रोज में दहशतगर्दी की 4 बड़ी कार्रवाइयां हो चुकी हैं, जिनमें पाक फौज ने यकीनी तौर पर दहशतगर्दों के नापाक इरादों को नाकाम तो जरूर बनाया, लेकिन सिक्योरिटी से मुताल्लिक पहले से मौजूद चैलेंज को और भी संगीन बना दिया है। बिलखुसूस कि जब मुल्क में इलेक्शन की आमद है और तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम के बराबर मौके के साथ साथ पुरअमन माहौल फराहम करना रियासत की बड़ी जिम्मेदारी बन चुका है। गुज़िश्ता रात मियांवाली में पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर एयरबेस पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश को नाकाम बनाया गया और तमाम 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक इस हमले के दौरान PAF के कारामद फाल असासों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ताहम पहले से ग्राउंड किए गए 3 तैयारों को कुछ नुकसान पहुंचा, जबकि एक फ्यूल बाउजर भी मुतासर हुआ। ISPR के मुताबिक वाज़ेह किया गया है कि ऑपरेशन का फौरी और पेशावराना इख्तिताम अमन के तमाम दुश्मनों के लिए वाज़ेह याद दहानी है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चौकस हैं और किसी भी खतरे से वतन का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान फ़िज़ाइया के तर्जुमान के मुताबिक मियांवाली ट्रेनिंग बेस पर हमला करने वाले 9 में से 3 दहशतगर्दों को मरकजी दरवाजे पर ही मार दिया गया था। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स की मियांवाली बेस तरबियती बेस है, ये जंगी बेस नहीं है, इसलिए यहाँ जंगी तैयारे मौजूद नहीं थे। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक जिहाद पाकिस्तान नामी एक नई तंजीम ने कबूल की है, ताहम आज़ाद ज़राए से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। जहाद और टेररिज्म थ्रेट नामी अदारे के मुताबिक तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने फरवरी 2023 को समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर क़याम का ऐलान किया था, क्योंकि इस मखसूस हमले की जिम्मेदारी तो तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने कबूल की है। ताहम तशवीश की बात यह है कि कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता बरस नवंबर में हुकूमत के साथ जंग बंदी खत्म होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हुआ है। मियांवाली वाक़े से कबल गुज़िश्ता रोज़ ही बलूचिस्तान के ज़िला गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्दों ने हमला करके पाक फौज के 14 एहलकारों को शहीद किया था। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी जिला गवादर में पसनी से और मारा जा रही थी कि घात लगाए दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान में टांक अड्डा के करीब पुलिस पर किए गए बम धमाके में 5 अफराद जमाक और 20 अफराद जख्मी हो गए थे। 1 नवंबर को बलूचिस्तान में जिला योब के इलाके संबाजा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई करके 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया था। 30 अक्टूबर को बलूचिस्तान के जिला वरान के इलाके खोड़ों में कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 2 दहशतगर्द मारे गए थे। तो रवा बरस जुलाई में बलूचिस्तान के जिला सुई और योब में 2 अलग कार्रवाइयों के दौरान पाक फौज के 11 के एक एहलकार शहीद हो गए थे। सितंबर में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की जानिब से मुरतब आदाद शुमार में कहा गया था कि अगस्त में दहशतगर्दों के हमलों की तादाद 9 साल के दौरान सबसे ज़्यादा रही। रिपोर्ट में बताया गया था कि नवंबर 2014 के बाद मुल्क भर में एक महीने में दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा यानी 99 हमले हुए थे। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस पर मजीद बात करेंगे मुजाहिद दिफाई अमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली ने। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि 24 घंटों में पाकिस्तान में 2 बड़े हमले हुए। एक तो पसनी में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई में 14 फौजी जो हैं वो शहीद हुए, जबकि मियांवाली में एयरबेस के ऊपर होने वाले अटैक में 9 दहशतगर्दों को वासिर जहन्नुम किया गया। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान से
अफगानिस्तान की जानिब से जो पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर रहने वाले पनाहगुज़ीन थे उन्हें निकाले जाने के बाद वहाँ से भी कुछ इस तरह के बयानात आए हैं। दूसरा, इलेक्शन की पाकिस्तान में आमद है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इन दो हमलों के सर स्पेसिफिकली आप मुहर्रिकात क्या देखते हैं? बहुत शुक्रिया जनाब। यकीनन ये बहुत तशवीशनाक मामला आज सामने आए हैं। चूंकि दहशतगर्दी के खिलाफ तो हमने कामयाबियां बहुत हासिल की हैं पिछले 23 साल में, लेकिन कुछ नए पहलू आज मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के सामने लाना जरूरी है। देखिए, एक तो 3 पहलू हैं जो ब्रीफली मैं आपसे शेयर करूंगा। पहला पहलू ये है कि बहुत अरसे के बाद एक जामिया सिक्योरिटी की पॉलिसी सामने आई, जिसके नतीजे में जो दहशतगर्दी, जराइम और स्मगलिंग का नेक्सस है उसको टारगेट भी किया गया, और साथ ही साथ जो इलीगल पाकिस्तान में गैर मुल्की मुकीम रहे हैं उनको बतदरीज मालिक में वापस भेजा भी जा रहा है। तो इस वक्त इस टाइमिंग का की भी सिग्निफिकेंस है, और साथ ही साथ अहदाफ की भी सिग्निफिकेंस है कि इस टाइम पे वो कौन लोग हैं जिनके मफाद में नहीं है कि पाकिस्तान से इलीगल गैर मुल्की अपने मुल्कों को वापस जाएं, क्योंकि इसका इसी स्पेस को वो दहशतगर्द तंजीमें इस्तेमाल करती हैं सपोर्ट के लिए, अपने आप को महफूज करने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए हमारे शहरों और गली मोहल्लों में। तो अब आहिस्ता आहिस्ता उनको इस बात का इदराक हो रहा है कि उनको घेरा तंग किया जाता है, तो इस प्रोसेस पे उन्होंने नजरअंदाज होने की कोशिश की। ये तो उसका पहला पहलू है। दूसरा पहलू उसका ये है कि जो अहदाफ का चुनाव किया दहशतगर्दों ने, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे KPK में हो, इससे ये साबित होता है कि हमारे जो दुश्मन हैं उनका किसी खास मकतब फिक्र या किसी खास सूबे से ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और दीगर इदारों में कोई तफरीक नहीं करते, एज लॉन्ग एज के वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हो किसी भी अहम इदारे या तंजीब को निशाना बना के। ये उसका दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि वो उसकी टाइमिंग बड़ी सिग्निफिकेंट है। समर साहब, आप देखेंगे इस वक्त IMF का वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, और साथ ही साथ चंद दिनों बाद भारत ने फैटिस के रिव्यू के प्रोसेस से गुजरना है। इसमें उसको बहुत सख्त टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से सवाल भी फेस करना पड़ेंगे, जिससे ये तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश भी हो सकती है। और जो आखिरी लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू है वो ये है, जो बयान पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात की जानिब से इन हमलों के दौरान मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से मुरतब करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ और रियासती इदारों के खिलाफ, उसने दोबारा से 9 मई के हमलों की और उस टाइम पे जो बयानिया मुरतब किया गया था उसकी याद ताज़ा कर दी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक्टिविटी दहशतगर्द फिजिकली मियांवाली एयरबेस कर रहे थे, उनको नफ्सियाती और इंफॉर्मेशन और मीडिया डोमेन में भारत और एक बड़ी सियासी जमात के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की सपोर्ट हासिल होना, मैं समझता हूँ हमारी कौमी सलामती के हवाले से कुछ बहुत बड़े और अहम सवालात जन्म देते हैं। इस हवाले से मैं अपील करूंगा पाकिस्तान के वजीरे दाखिला से कि वो फौरी इंक्वायरी कॉल करें, उन IP एड्रेसेस को आइडेंटिफाई करें जो कि इन दहशतगर्द हमलों को सपोर्ट और जस्टिफाई और ग्लोरीफाई कर रहे थे, उनको आइडेंटिफाई करके करार वाकई सजा दी जाए, और अदालत के सामने भी ये बात साबित की जाए कि ये जो नफ्सियाती जंग है जो कि दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रही है, वो पाकिस्तान के कौमी सलामती के लिए उतना ही बड़ा खतरा है जितना अगर सरहदों के बाहर से किया जाए या चाहे सरहदों में। मोहम्मद अली साहब, मियांवाली हमले की जिम्मेदारी तहरीक जहाद नाम की एक नई तंजीम ने कबूल की है। इस ग्रुप ने अब तक टोटल 6 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है, मियांवाली अटैक समेत। तो इसका सरबराह के हवाले से भी इतलात है कि वो यूरोप के अंदर है और वहाँ से वो सिर्फ व्हाट्सएप पे कॉल किसी की नहीं उठाता, सिर्फ मैसेज पे रिप्लाई करता है। ये बज़ाहिर एक प्रॉक्सी लगती है। क्या ये TTP की प्रॉक्सी है, दाइश की प्रॉक्सी है, या भारत की जानिब से डायरेक्टली ऑपरेट की जाने वाली कोई प्रॉक्सी या ग्रुप है कोई? अहम सवाल है आपका। देखिए, इसके 2 पहलू हैं जो मैं आपसे क्लियर कर लेता हूँ। पहली बात यह है कि भारत चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अरसे से
एक हमा जहत मल्टी डोमेन मल्टी डायमेंशन हाइब्रिड वॉर में मुलविस है, तो उसमें उसने मुख्तलिफ मकातब फिक्र और मुख्तलिफ एथनिक बैकग्राउंड के दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट प्रोवाइड की है। इसलिए वो किसी एक खास नजरिए या मकतब फिक्र को ही सिर्फ सपोर्ट नहीं करता, बल्कि आप देखें सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स को वो BLF को बलूचिस्तान में सपोर्ट करता है, दाइश को वो सपोर्ट करता है KPK में, और TTP को वो सपोर्ट करता है KPK और पंजाब दोनों में। तो बुनियादी बात यह है कि वो किसी खास मकतब फिक्र से उसका कोई नजरियाती लगाव नहीं है, एज लॉन्ग एज कि कोई भी एंटी स्टेट ग्रुप हो जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कारकर्दगी में या सरगर्मी में मुलविस हो, तो वो उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है, ये तंजीमें जो हैं वो कई नाम तब्दील करके जब उन पे सैंक्शंस लगती हैं या उन पे इंटरनेशनल कोई दबाव आता है या उनके टेरर फाइनेंसिंग का मामला आता है, तो वो नाम बदल के ओल्ड वाइन न्यू बॉटल के तौर पे अपने आप को अपनी सरगर्मियां जारी रखने की और लोगों से फंड्स कलेक्ट करने की और उनकी मतलब अपनी जगह बनाने की कोशिश करती हैं। लेकिन उनकी जो टैक्टिक्स हैं वो इस बात को साबित करती हैं कि उनका नजरिया, उनका हदफ और उनकी हिकमत अमली वही है जो कि TTP की है या तहरीक जहाद। वैसे मोहम्मद साहब, भारत का जो है हमेशा से मुलविस तो रहा है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर, उसकी फाइनेंसिंग जो है वो रही है, स्टेट स्पॉन्सरशिप भी रही है भारत की जानिब से। जिस तरह से भारत ने 9 मई के वाक़यात की फुटेजेस चलाकर प्रोपेगेंडा किया है इस मियांवाली बेस के ऊपर, अटैक के ऊपर, उसमें भारतीय फुटप्रिंट तो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। तो क्या आपको लगता है ये भारत के ताज़ा जो है अहदाफ क्या हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए इसके 5 सबूत तो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहली बात ये है कि एग्जैक्टली जिस वक्त ये कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही थी मियांवाली एयरबेस के बाहर फिजिकली ऑन ग्राउंड, उसी टाइम पे जो बयानिया भारतीय इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया से प्रमोट करने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ नफरत और मज़ाक़ खेज़ी का बयानिया मुरतब किया जा रहा था और दहशत गर्दों की कार्रवाइयों को ग्लोरीफाई किया जा रहा था या नुकसानात को ओवर ब्लो करके प्रेजेंट किया जा रहा था, वो आपको एक पहलू है। दूसरा पहलू टाइमिंग का है। तीसरा पहलू ये है कि ये पिछले जितने भी हमले हुए हैं उनका हदफ पाकिस्तान की अफवाज रही हैं। आप जानते हैं कि गुरमारा में भी पाकिस्तान नेवी का बेस है, मियांवाली में पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस है, इससे पहले जो हमले हो चुके हैं पाकिस्तान आर्मी पे होते रहे हैं, FC पे होते रहे हैं। तो इन तमाम चीजों में मुश्तरका 3 चीजें हैं। एक तो ये कि ये तमाम अहदाफ पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे के ऊपर हमलावर हैं। दूसरी बात, इनकी टैक्टिक्स और इनकी जो हिकमत अमली है, रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है, वो भी बहुत सिमिलर है। और तीसरा आप ये देखें कि पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारे और अफवाज को टारगेट करके कमजोर करने में इस खित्ते में सबसे ज्यादा किसके मफादात पिन्हा नजर आते हैं। तो ये बातें आपको खास तौर पे एक ऐसे टाइम पे जबकि भारत को FATF के रिव्यू से गुजरना है और उसने बड़े मुश्किल सवालों के जवाब देने हैं कि वो टेरर फाइनेंसिंग में मुलविस नहीं है, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि खुद उनका एक आला अहलकार जो है कमांडर कुलभूषण यादव हमारी तहवील में है, जिसको वो ICJ में रिकॉग्नाइज भी कर चुके हैं कि जी इसको आप डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दें क्योंकि ये हमारा सरकारी ओहदेदार है। तो ये बात तो वो आलमी सतह पर तस्लीम भी कर चुका है। तो इन तमाम हक़ाइक़ की रोशनी में मैं समझता हूँ कि हमारा केस बहुत मजबूत है। हम पहले भी वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस में एक डोसिए पेश कर चुके हैं भारत के दहशतगर्दी में मुलविस होने के हवाले से। तो इंटरनेशनली तो मैं समझता हूँ इन सबूतों के साथ हमारा केस और भी मजबूत हो जाएगा। दाखिली सतह पे अलबत्ता मैंने पहले कहा, मैं तवक्को करता हूँ कि हमारे वजीर दाखिला फौरी तौर पर नोटिस लेंगे और जो FIA का साइबर क्राइम विंग है, साइबर क्राइम सेल है, उसको ये इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो उन IP एड्रेसेस को आइडेंटिफाई करे, ट्रेस करे कि उनको कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, कौन सी जमात से उनका ताल्लुक है,
जो कि पाकिस्तान की रियासत फिजिकली हमला आवर होने वाले दहशतगर्दों की नफ्सियाती और इंफॉर्मेशन की डोमेन में हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने प्राइम में अपना कीमती वक्त दिया। उनका कहना है कि वज़ीर दाखिला को जो ट्वीट्स हुए पाकिस्तान के अंदर से मुतनाज़ा ट्वीट्स, उन पर IP एड्रेसेस को ट्रेस करने के हवाले से जो है कार्रवाई करनी चाहिए, तहकीकात इनिशिएट करनी चाहिए। लेकिन देखना है कि वज़ीर दाखिला साहब ऐसा कर सकते हैं या नहीं, चूँकि वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बुखरी साहब के हवाले से वो ख़ुद बड़ी तज़ब्ज़ब में मुब्तला है कि उन्होंने करना क्या है। अपने सियासी लाइमल के हवाले से उनका फोकस आजकल काफ़ी ज़्यादा है कि उन्हें सियासी हिकमत अमली क्या इख्तियार करनी है, किस पार्टी को ज्वाइन करना है, कब अपनी निगरान वजारत दाखिला छोड़नी है, चूँकि वो अगले इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना चाह रहे हैं। और मेरी इत्तलात के मुताबिक आने वाले दिनों में मीर सरफराज बुगटी यानी इलेक्शन का शेड्यूल आने से पहले सरफराज बुगटी वजारत दाखिला से इस्तीफ़ा दे देंगे और उसके बाद वो इंतखाबात में जाएंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अब उनके लिए रुकावट जारी है, वो नून लीग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी वो बाप पार्टी के सेनेटर ज्वाइन करते हैं तो बाप पार्टी से उनकी रुकनीत जो है वो खारिज हो जाएगी। प्राइम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, चूँकि गजा के अंदर इसराइली फोर्सेस की जानिब से ज़मीनी हमला भी बहुत शदीद कर दिया गया है। वहाँ सूरत हाल एग्जैक्टली क्या है, बात करेंगे गजा की ही एक सहाफ़ी से जो कि हमें वहाँ से गजा से ज्वाइन कर रही हैं। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गजा की पट्टी पर इसराइली फौज की फिजाई, जमीनी और समंदरी रास्ते से मुसलसल तशद्दद बमबारी 29वें रोज में दाखिल हो गई है। इसराइली काबिज फौज के अस्पतालों पर भी हमले जारी हैं, जिसके नतीजे में मजीद 250 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। 7 अक्टूबर से अब तक शहादतों की मजमूई तादाद 9300 तक पहुंच गई है और अब पनाह गुज़ीन कैंपों और अस्पतालों को भी निशाना बनाने के बाद इसराइली दहशतगर्दी इस इंतहा को जा पहुंची है कि उसने अब अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जो कि पनाह गुज़ीन कैंप का किरदार अदा कर रहे थे। शुमारी गजा में जबारिया पनाह गुज़ीन कैंप से बेघर होने वाले अफराद को पनाह देने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 15 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। इससे कबल इसराइली फौज ने गजा पट्टी में अल-कुद्स, शिफा और इंडोनेशियाई अस्पतालों को निशाना बनाया। शिफा मेडिकल कम्प्लेक्स के गेट पर भी अटैक किया गया, जहां पर मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है। इसराइली फोर्सेस की जानिब से ज़मीनी हमला है उसमें काफ़ी ज़्यादा शिद्दत आ चुकी है। फ़ज़ाई हमले भी तेज़ कर दिए गए हैं, जबकि समुद्री रास्ते से भी अटैक किए जा रहे हैं। गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है गजा से फ़लस्तीनी सहाफ़ी वफ़ा लदीनी ने। वफ़ा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एट हम न्यूज़। First of all, please update about the current situation in Gaza. What is the latest situation in Gaza after the Israeli forces have intensified the ground incursions inside the Gaza? Yeah, of course, Bismillah. Actually, the situation here in the Gaza Strip is extremely difficult. And actually, it's indescribable, in fact, because like the Israeli violence and terrorism, it's around the clock. Like we can hear, like around the clock, there are so many massacres, there are genocide here being committed around the clock in the besieged Gaza Strip. I mean, like across the Gaza Strip, whether in the north or in the south, no drinking water, no electricity at all. The fuel is about to be dwindling from the Gaza Strip. It's going to be run out of the Gaza Strip very soon in the coming few hours, maybe. The situation in Gaza hospitals is really so difficult. Like they are going to shut down the hospitals because of they're running out of the fuel, because you know that the hospitals depend on the surgeries and everything depend on the electricity. So since nearly a month we don't have electricity, so they have like alternative thing, which is generators, and these generators only operate with fuel. So of course the Israeli
occupation, they prevented also fuel from entering Gaza. So this thing put all the lives of thousands, tens of thousands of Palestinians in Gaza hospitals, like a death sentence to all of those who are patients in these hospitals. Not only that, they also pumped the hospitals. They killed dozens of Palestinians who are currently take the hospital as a shelter for them, because in Gaza we don't have shelters, we only have our homes, and we only have our homes, and they targeted us in our homes, like many massacres around the clock. Like we can hear Palestinian home got bombed by the Israeli airstrike, and sometimes all of the members, all of the family members died or martyred because of the Israeli airstrike. So in fact, the situation is really deteriorating around the clock. Like, and I can tell you that we have nearly more than 9,500 Palestinian martyrs so far. We have nearly 4,000 of those who got massacred are from the kids. Please update us on the current. Please update us on the current situation in the northern part of Gaza, from where a large number of people have migrated towards the southern side, towards the Khan Yunis city and other areas towards the south. How many people have left behind who did not opt to migrate towards the south, and they are under attack by the Israeli forces from three sides? Yeah, actually, they asked the people to move from the north to the south, but in fact, they also pumped in the north like in the south. I mean, just like I'm talking to you right now, and an hour ago, they targeted nearly 2 Palestinian homes in Khan Yunis in the south, and they targeted yesterday a school, which also is considered like a shelter for displaced people. Yes. And also they targeted the ambulances yesterday also. They targeted them while they are in the house in the south. So everywhere there is bombing across the Gaza Strip, and in fact some people, they moved from the north to the south, seeking for safety, but they believe that there is no place is safe in Gaza. So some of them returned from the south to the north because they discovered that the Israeli occupation is just how do the people in Gaza see the response of the Muslim countries after this situation evolved in Gaza? Really, they are really so disappointed from the Muslim countries, to be honest. Yeah, I'm not talking here about the people themselves, the peoples. I'm talking about the Muslim countries, the governments. In fact, they betrayed us and they left us alone facing this terrible occupation. Like we Palestinians here, we defend the Al-Aqsa Mosque, we defend our holy land, and we are just defending on behalf of all Muslims. So these countries should stand with us, but in fact, I'm just telling you that we don't have drinking water, we don't have fuel. The hospitals are going to shut down their doors in the coming maybe few hours. So all of these countries, we have more than 20 countries, and they cannot even bring a bottle of water to the people of Gaza. They cannot even bring a blanket to the people of Gaza. They cannot Lots of prayers from the people of Pakistan for the people in Gaza who are being attacked by the occupation Israeli forces. We are praying for your safety and for an earliest end of this war. This is not a war. Basically, war is among the two equal opponents, but this is not a war. This is a massacre. This is a genocide by the Israeli forces against the Palestinian Muslims. We hope this comes to an end. नाज़रीन, शो में इतना ही इजाज़त दीजिए.
ऐलान के बाद।